हरिपुर गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। सोहन बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह जो भी काम करता पूरी मेहनत और लगन से काम करता। सोहन रोज किसी न किसी के यहाँ काम करता और जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उसी से अपने और अपनी पत्नी शीला का ख्याल रखता था। सोहन एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। सोहन के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा सा घर ले सके। सोहन की स्थिति इतनी खराब थी कि उसे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। सोहन अपने गांव का सबसे गरीब किसान था, इसलिए लोग इनको उतना इज्जत भी नहीं देते थे। अजी आज कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? कल से कुछ भी पेट में नहीं गया। लगता है मेरी ताकत अब जवाब देने लगी है। शीला, मैं सुबह से ही गांव में इधर उधर भटक रहा हूँ। खेतों में भी गया पर मजदूरी का काम कहीं नहीं मिला। सुनिए जी, आप ज्यादा परेशान मत हो। भगवान सब देखता है, शायद वह हमारी परीक्षा ले रहा है। शीला, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पति नहीं बन पाया, जबकि तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैं तो तुम्हें ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं जी, ऐसा क्यों सोचते हैं? आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं यह मुझे अच्छे से पता है। अभी बुरा वक्त है लेकिन यह भी गुजर जाएगा। मैं अभी फिर से बाहर जाऊंगा और कहीं न कहीं से कुछ खाने का इंतजाम करके ही लौटूंगा। रात हो रही है जी, ज्यादा मत दौड़िए। खाली पेट इतनी मेहनत मत करिए, कहीं आपको ही कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? शीला, तुम्हारा प्यार मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बस हमारे लिए दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। इतना कहकर सोहन अपने घर से बाहर निकलता है और पास ही के गांव चंदनपुर की ओर चल पड़ता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं अपनी पत्नी के लिए अच्छा सा घर और भरपेट अच्छा खाना दे सकूंगा। चंदनपुर गांव पहुंचने के बाद सोहन एक एक घर जाता है और हर बार वह अपनी भूख की बात करता और कुछ काम मांगता, लेकिन दुर्भाग्य से उसे हर घर से निराशा ही हाथ लगती। कोई कहता हमारे पास खुद ही मुश्किल से खाना आता है, तो कोई बिना जवाब दिए दरवाजा बंद कर देता। लोगों के ऐसे व्यवहार को देखकर सोहन की उम्मीद टूटने लगती है। लगता है मुझे यहाँ पर खाने के लिए कोई कुछ नहीं दे सकता है। हे भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर। सोहन उदास होकर अपने घर की ओर जाने वाला ही होता है कि तभी उसकी नजर गांव के पुराने से घर पर पड़ती है। हो सकता है शायद यहाँ से मुझे कुछ खाने को मिल जाए। सोहन उस घर के पास जाता है और उस घर का दरवाजा खटखटाता है। खटखटाने की आवाज सुनकर उस घर में से एक बूढ़ी दादी निकलती है। दादी सोहन की ओर देखती और उससे पूछती है, बेटा क्या चाहिए? तुम इतनी बेसब्री से दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? दादी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। कल से मेरी पत्नी भूखी है और मैं भी। सुबह से काम के लिए बहुत जगह दिया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अब आप ही कुछ खाने को दे दो। सोहन की बातें सुनकर बूढ़ी दादी को थोड़ी दया आ जाती है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ पहले तो तुम पेट भर खाना खा लो, क्योंकि ईश्वर किसी को भूखा नहीं रखता है। बूढ़ी दादी सोहन को कुछ खाने को दे देती है और सोहन भी पेट भर कर खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी, आपने मुझे खाना दिया। पता नहीं मैं इसका कर्ज कैसे उतार पाऊंगा। बेटा, जिंदगी में कभी हार मत मानना। ईश्वर हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो मेहनत करते हैं और सच्चे दिल से कोशिश करते हैं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। तुम्हारी जिंदगी जल्द ही बदल जाएगी, बस सच्चाई और मेहनत का हाथ थामे रखना। जी दादी, जरूर, मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद बूढ़ी दादी ने सोहन को आशीर्वाद दिया और एक छोटी सी टिफिन थमाते हुए बोली, बेटा, इसमें तुम्हारी पत्नी के लिए खाना है, तुम इसे घर ले जाओ और अपनी पत्नी के साथ बैठकर खा लेना। सोहन ने टिफिन संभाल कर रख ली और दादी का धन्यवाद कर अपने घर के लिए निकल गया। अपने घर पहुंचकर सोहन बोला, शीला देखो, मैंने आज की खाने का इंतजाम कर दिया है। इसके बाद सोहन और उसकी पत्नी शीला एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर वह दोनों सोने चले जाते हैं।
अगली सुबह जब सोहन फिर से अपने काम की तलाश में निकलता है तो उसे आज भी कोई काम जल्दी नहीं मिलता। वह काम की तलाश में इधर उधर भटक ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर वहाँ की जमींदार जगतलाल सेठ पर जाती है। सोहन जगतलाल सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ काम दे दो, क्योंकि 2 दिन से मेरे घर में खाने का एक भी अनाज का दाना नहीं है। अगर आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला तो आज भी हमें ऐसे ही भूखा रहना होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं भी किसी मजदूर की तलाश में हूँ। अब तुम मुझे मिल ही चुके हो तो मेरी तलाश खत्म हो गई। मुझे अपने खेत में काम कराना है, लेकिन मैं वहीं बैठकर देखूंगा कि तुम ठीक से काम कर रहे हो या नहीं। ठीक है सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सोहन जगतलाल सेठ के खेत में चला जाता है और पूरी लगन से काम करने लगता है। जगतलाल पास की एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सोहन दिन भर खेत में काम करता है और उसके बाद शाम को दिन भर की मजदूरी जगतलाल सेठ उसे दे देता है। सोहन, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। अगर चाहो तो तुम कल भी यहाँ आकर काम कर सकते हो। ठीक है मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सोहन अपने घर जाता है और उस दिन का राशन भी खरीद कर ले आता है। शीला देखो, आज भगवान ने हमारी सुन ली, मुझे आज से काम मिल गया है। और ये देखो, आज की मजदूरी भी लेकर आया हूँ। अब हमारे बुरे दिन खत्म हुए। यह तो बहुत अच्छी खबर है। आपने इतनी मेहनत की, आखिरकार उसका फल मिल ही गया। फिर उसकी पत्नी शीला खाना बनाती है और दोनों अच्छे से पेट भर कर खा लेते हैं और उसके बाद सोने चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सोहन जगतलाल सेठ के खेत में काम कर ही रहा होता है कि तभी वह देखता है कि जगतलाल उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। जब सोहन जगतलाल को उदास देखा है तो वह उससे पूछने जाता है, मालिक, आज आप इतना उदास क्यों है? क्या हुआ, कोई गंभीर बात है क्या? अरे नहीं सोहन, कोई बात नहीं है। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। मालिक, ये क्या साफ साफ दिख रहा है कि आप उदास है। आप मुझे बताइए, क्या परेशानी है? हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। नहीं सोहन, इस परेशानी का हल किसी के पास नहीं है। अरे मालिक, आप एक बार बताइए तो सही, हो सकता है कि मैं इस समस्या का हल निकाल सकूं। ठीक है तो सुनो, मेरे गांव के 2 चचेरे भाइयों ने मेरी पुश्तैनी जमीन हड़प ली है। वह जमीन मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि वह मेरे दादाजी ने मेरे लिए छोड़ी थी। लेकिन धोखे से गांव के दोनों भाइयों ने उस जमीन को हड़प लिया है। मैं इसकी शिकायत पुलिस में भी नहीं कर सकता, क्योंकि अदालत ने भी उन्हीं का साथ दिया और जमीन उनको दे दी। अच्छा, तो ये बात है। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे आपकी जमीन आपको वापस मिल सकती है। अच्छा, क्या तरकीब है? जल्दी बताओ। इसके बाद सोहन जगतलाल को सारी तरकीब बता देता है। सोहन की तरकीब सुनने के बाद जगतलाल सेठ सोहन को कहता है, अरे वाह सोहन, क्या शानदार तरकीब निकाली है। अगर मुझे मेरी जमीन वापस मिल जाती है तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अरे नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम आज अपना काम करो और कल से ही इस तरकीब पर लग जाना। जी ठीक है मालिक। इसके बाद सोहन अपना काम करने लगता है और अगली सुबह वह जगतलाल सेठ के गांव के दोनों भाइयों के पास जाता है और उनसे काम मांगता है। नमस्कार सेठ जी, क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? कौन हो तुम और यहाँ पर काम करने वाले चाहिए? ये तुम्हें किसने बताया? अरे सेठ जी, मैं हर दिन कहीं ना कहीं काम करके अपना पेट पालने वाला एक गरीब मजदूर हूँ। कभी किसी के यहाँ खेती कर लेता हूँ तो कभी किसी के यहाँ मजदूर बनकर जो काम मिल जाए कर लेता हूँ। ये सब तो ठीक है, पर हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। क्या सेठ जी, मैंने सुना है पूरे गांव के सबसे बड़े जमींदार आप लोग हो और पूरे गांव में सबसे बड़ी जमीन आप लोगों के पास है, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ तो काम आराम से मिल जाएगा। नहीं, हमारे पास कोई काम नहीं है। हमारे पास पहले से बहुत मजदूर है। इसका मतलब जगतलाल सेठ सही कह रहे थे आप लोगों के बारे में। इतना कहकर सोहन वहाँ से जाने लगता है कि तभी धर्मेंद्र प्रताप सेठ रघुवीर प्रताप से उसे रोककर पता लगाने बोलता है कि हीरालाल ने उनके बारे में सोहन को क्या बोला है। अरे रुको भाई, एक काम है तुम्हारे लिए हमारे पास। रघुवीर सेठ के बुलाने पर सोहन फौरन उनके पास चला जाता है। आपका धन्यवाद सेठ जी, बोलिए क्या काम है? मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, आखिर पापी पेट का सवाल है।
काम तो हम तुम्हें बता देंगे, पहले तुम ये बताओ जगतलाल सेठ हमारे बारे में क्या बोल रहा था तुम्हें? देखो सेठ जी, आपके यहाँ आने से पहले मैं जगतलाल सेठ के यहाँ काम करता था, परंतु वह एक नंबर के कंजूस और लालची आदमी है। इतनी मेहनत करने पर भी सही मजदूरी नहीं देते थे। इस बात पर कल मेरी उनसे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? क्या कहा तुमको जगतलाल सेठ ने हमारे बारे में? अरे हुआ ये कि जब मेरी जगतलाल सेठ से बहस हो रही थी, तभी उन्होंने मुझे कहा कि उनसे ज्यादा मजदूरी पूरे गांव में कोई नहीं देगा। तो मैंने भी बोल दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सेठ और रघुवीर प्रताप सेठ से ज्यादा मजदूरी कोई नहीं देता। तभी तो उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ लगी रहती है। सही कहा ना मैं सेठ जी? अरे हाँ भाई हाँ, आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हर मजदूर को उसके काम के हिसाब से सही सी मजदूरी मिले। वह क्या बात कही है अपने सेठ जी? जगतलाल सेठ तो मेरे हिसाब से आपके इतना शायद कभी सोच ही ना पाएगा। चलिए सेठ जी, मुझे भी मेरा काम बता दीजिए तो मैं भी काम पर लग जाऊं। धर्मेंद्र प्रताप सेठ और रघुवीर प्रताप सेठ दोनों भी सोहन की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ खेतों में काम करने का काम दे देते हैं। रघुवीर के कहते ही सोहन उनके खेतों में काम करना शुरू भी कर देता है। इसी तरह कुछ दिनों तक सोहन धर्मेंद्र और रघुवीर सेठ के खेतों पर काम करता है। सोहन बाकी मजदूरों से ज्यादा काम करता था। वह समय से पहले आ जाता और काम पर लग जाता और सब लोगों के जाने के बाद ही जाता। सोहन को इतनी मेहनत करते देख धर्मेंद्र और रघुवीर सेठ आपस में बात करते हैं। अरे रघुवीर भैया, यह सोहन तो बहुत मेहनती है। यह अकेला ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ उस दिन इसे हमने रोक लिया। हाँ भाई, बात तो तू पते की कर रहा है। अच्छा हुआ सोहन को हमने अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह बहुत मेहनती और ईमानदार भी है। आजकल के जमाने में ऐसा व्यक्ति मिलना घास के ढेर में सुई ढूंढने की तरह है। सोहन अपनी मेहनत से दोनों भाइयों का दिल जीत लिया था। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। रविवार की सुबह सुबह धर्मेंद्र और रघुवीर सेठ अपने खेत की तरफ जाते हैं। जब वह अपने खेत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सोहन काम कर रहा होता है। सोहन को रविवार को भी काम करता देख धर्मेंद्र बोलता है, अरे सोहन भाई, रविवार के दिन भी तुम काम कर रहे हो, आज तो आराम कर लिया होता। तुम बहुत मेहनती व्यक्ति हो। एक काम करो, आज तुम कम रहने दो, जाओ जाकर वहाँ पेड़ के नीचे आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। मुझे काम करना पसंद है। ठीक है सोहन, फिर हम निकलते हैं। तुम्हारा जब मन करे अपने घर चले जाना। इसके बाद धर्मेंद्र और रघुवीर खेत को सोहन के भरोसे छोड़ वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह धर्मेंद्र और रघुवीर सेठ किशन के पास जाते हैं और मदद मांगते हुए कहते हैं, सोहन भाई, हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि हमारे चचेरे भाई ने हमारी शिकायत पंचायत में किया है और पंचायत में हमें आज बुलाया गया है। हाँ सोहन भाई, सेठ जगतलाल ने हम पर इल्जाम लगाया है कि हमने उसकी जमीन हड़प ली है और हमने पंचायत को कह दिया है कि यह जमीन हमारी है। चलो अब तुम्हें हमारे लिए गवाही देना है। लेकिन सेठ जी, मुझे कुछ नहीं पता कि यह जमीन आपकी है या सच में अपने इस हड़पी है। मैं पंचायत में क्या कहूँगा? मुझे सच सच बताओ, यह जमीन किसकी है? देखो सोहन भाई, सच्ची सच्ची कहूँ, ये जमीन तो हमने बस कुछ महीने पहले हड़पी थी अपने चचेरे भाई जगतलाल सेठ से। सोहन चुपके से सारी बातें एक मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद उनके साथ पंचायत में जाता है। रघुवीर प्रताप सेठ, तुमने और तुम्हारे भाई ने जगत प्रताप सेठ की जमीन धोखे से हड़प लिया है, ऐसा इल्जाम लगा है तुम पर। क्या तुम इस बात को मानते हो? नहीं, यह इल्जाम हम पर झूठा लगाया गया है। वह जमीन हमारी है। आप चाहो तो जगतलाल सेठ के नौकर किशन से पूछ सकते हो, जो उनके यहाँ बरसों से काम करता आया है। नहीं मुखिया जी, ये जमीन जगत प्रताप सेठ की है। मेरे पास सबूत है जिसमें रघुवीर प्रताप सेठ खुद बता रहे हैं कि यह जमीन जगत प्रताप सेठ की है, जिसे इन्होंने कुछ महीने पहले ही हड़प लिया है। मैंने इनकी बातें चुपके से रिकॉर्ड कर ली है। इतना कहकर किशन वह रिकॉर्डिंग मुखिया को दे देता है, जिसको सुनने के बाद मुखिया वह जमीन जगतलाल सेठ को दे देते हैं और धर्मेंद्र प्रताप और रघुवीर प्रताप सेठ बेईमानी सबके सामने आ जाती है। इस तरह से किशन के समझदारी से
जगत लाल सेठ की जमीन उसे वापस मिल जाती है